अस्सलामु अलैकुम। हाँ, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलने लगी। अब बस तुम्हें थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहिरा करना है। जितना हो सके अब्दुर्रहमान को अपनी अदाओं में उलझाओ ताकि वो बगैर किसी इतराज के हाँ कर दे। मुबशरा बेगम समझाने वाले अंदाज में गोया हुई। वो अपनी बहन के लिए बहुत फिक्रमंद रहती थी, क्योंकि न इसके सर पर माँ बाप का साया था और ना ही इनके सिवा कोई पूछने वाला। आज बरादरी में जहाँ बड़ी बड़ी जायदादें जहेज के नाम पर लड़कियां लेकर आ रही थी, वहीं महक बिल्कुल खाली हाथ थी। ऐसे में कौन करता इस लड़की से शादी। इन्हें अब्दुर्रहमान का रिश्ता सबसे बेहतर मालूम हुआ महक के लिए, जबकि महक सिर्फ अपनी मजबूरियों के पेश नजर खामोश हो गई थी। मुहीब, तुम चलो ना मेरे साथ। महक अभी भी खौफजदा थी अब्दुर्रहमान के कमरे में अकेले जाने से, इसलिए मुहीब से लचकदार अंदाज में कहा, ओके चलिए। वो तेजी से महक के साथ जाने के लिए रेडी हुआ। चाय। महक ने अपना दुपट्टा तमीज से सर पर ओढ़ने के बाद अब्दुर्रहमान के कमरे का दरवाजा नोक किया। मुहीब की निगाहें अपनी खाला के चेहरे पर ही टिकी थी। इसके चाचा के दरवाजा खोलते ही महक के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। वो धीमे से चाय का कप इसकी जानिब बढ़ाते हुए बोली, अंदर टेबल पर रख दो। अब्दुर्रहमान के चेहरे पर शरारती और खबासत से बड़ी मुस्कान रक्सा थी। इसने तेजी से दरवाजा पूरा खोलते हुए कहा। महक न चाहते हुए भी कमरे में दाखिल हुई और इसके पीछे पीछे मुहीब। वो चाय रखकर फुर्ती से मुड़कर बाहर जाने लगी थी कि अचानक इसकी नाजुक कलाई पीछे से अनजानी गिरफ्त में महसूस हुई। भाग क्यों रही हो? खा थोड़ी जाऊंगा तुम्हें। अब्दुर्रहमान शोख निगाहें इसके हसीन और दिलकश सरापे पर टकाते हुए मुस्कुराते हुए बोला, खुदा ने इसे बेतहाशा हुस्न का मालिक बनाया था। इसके हुस्न को पाने के लिए अब्दुर्रहमान मचल रहा था। वो हर मुमकिन कोशिश करता इसे अपने करीब करने की। वो शादी को एक जिम्मेदारी का तोक गुमान करता था, जिसे वो अपने गले में अभी बिल्कुल भी डालना नहीं चाहता था। जैसे हर लड़की इसकी बाहों में गिर जाती, वैसे ही वो महक को भी अपनाना चाहता था, मगर महक इसकी तवक्का के बिल्कुल बरअक्स थी। वो लड़की पकीज़ा किरदार की मालिक होने के साथ साथ सलातो सोम की भी पाबंद थी। इसे अब्दुर्रहमान के पैसे या स्टेटस में जरा बराबर भी दिलचस्पी ना थी। इसके नजदीक अब्दुर्रहमान इसके बहनोई की तरह अय्याश मर्द था, जिसे वो कभी भी अपना आइडियल तस्वुर नहीं कर सकती थी। वो हर बार अब्दुर्रहमान को खुद से दूर धकेल देती। इसका खुद से दूर धकेलना अब्दुर्रहमान के ईगो को हर्ट करता था। वो जितना दूर करती, वो इतना ही और तेजी से करीब आने की कोशिश करने लगता। हाथ छोड़ दीजिए अनिका, इन्हें अच्छा नहीं लगता कि आप इन्हें टच करते हैं। मुहीब सिर्फ 8 साल का था, मगर वो समझ पा रहा था कि इसकी खाला को जिनसी तौर पर हरासा किया जा रहा है। वो तेजी से गर्राते हुए अपनी नन्ही मगर बड़मदार आवाज में गोया हुआ था, लो छोड़ दिया, बस इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? भाई इस बच्चे के जुमले सुन। वो मज़ाहिका खेज अंदाज में महक की कलाई अपनी गिरफ्त से आजाद करते हुए बोला, चलो आनी। मुहीब ने इसके हाथ छोड़ते ही खुद अपने नन्हे हाथ में महक का हाथ मजबूती से थाम कर कहा। वो पूरे खानदान का लाडला था। किसी की मजाल थी जो शहजादा मुहीब को कुछ कह सके। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें बचपन से ही एहसास जिम्मेदारी कूट कूट कर बड़ा होता है। मुहीब भी इन्हीं में से एक था। इसने अपनी खाला की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझ लिया था। वो ऐसे ही आज मलक खानदान का सरबरा बने नहीं बैठा।
बहुत कुछ सहा है इसने, अपनी उम्र से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं इसने, बड़ा खून चलाया है इसने, बड़े दर्दो राज सीने में दफनाए हैं इसने। वो बड़े बड़म से अपनी खाला का हाथ थामे इसे बाहर ले जाने लगा। ओह, तो मैडम महक अपने साथ छोटा गार्ड लाई थी, वो तंजिया अंदाज में बोला, जिसे सुनने के बावजूद वो अनसुनी करता अपनी खाला को लेकर कमरे से निकल गया था। वो किचन में मुस्कुराते हुए दाखिल हुई। रुकैया बेगम को इसके हाथ की चाय बहुत पसंद थी, तो इनकी फरमाइश पर किचन में चाय बनानी चली आई थी। सारे मुलाजमीन ने इस खूबसूरत और गुलाब की तरह महकती लड़की को जवाबी मुस्कुराहट के साथ वेलकम किया। वो फ्रिज से दूध निकाल कर लाई, फिर केतली में डालने के बाद चाय की पत्ती लेने के लिए ऊपर का कैबिनेट खोला। अचानक इसे अपने इर्द गिर्द मर्दाना परफ्यूम की बहुत तेज खुशबू महसूस हुई, मगर वो लड़की इस खुशबू को नजरअंदाज कर गई। चाय की पत्ती की शीशी उतारने के लिए इसने जैसे ही अपना हाथ ऊंचा किया, इसी लम्हे पीछे से किसी ने अपने लंबे हाथों से इसके शीशी पकड़ने से पहले ही उठा ली। वो चौंक कर मुड़ी तो अब्दुर्रहमान को अपने नहायत नजदीक खड़ा पाया, इतना कि इसकी गर्म सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। वापस दीजिए, मुझे चाय बनानी है। महक के चेहरे के सारे रंग इस लड़की को देखते ही उड़ गए थे। इसने खौफ से नजरें पूरे किचन में दौड़ाई, वहां इन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद न था। वो घबरा कर तेजी से एक कदम पीछे हटी। वो अपने हाथ में चाय की शीशी लिए मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। यकीनन वो तंग करने के इरादे से ही आया था। इसकी आंखों में हवस झलकती महक को साफ नजर आ रही थी। वो लड़की अपने वजूद में हिम्मत जमा कर हाथ इसके आगे फैलाते हुए बोली, लो। इसने नहायत नरमी से कहकर शीशी इसके आगे की। जैसे ही महक लेने लगी, वो तेजी से अपना हाथ पीछे कर गया। प्लीज दे दीजिए, वो इस बार मिनती अंदाज में आहिस्तगी से बोली। तो ले लो, वो फिर मुस्कुराते हुए चाय की शीशी इसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला। वो जैसे ही लेने लगी, अब्दुर्रहमान ने फुर्ती से फिर हाथ पीछे कर लिया। आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? प्लीज मुझे तंग करना बंद कर दीजिए, वो रोहान सा लहजे में चीखते हुए बोलकर शीशी इसके हाथ से झपटने लगी, मगर वो तेजी से शीशी को अपनी कमर के पीछे कर गया। चाहिए क्या आपको? आखिर क्यों तंग कर रही हैं मुझे? वो झुंझलाकर पूछने लगी। क्योंकि अभी तक तुम बाहर जॉब ढूंढती फिर रही हो, जबकि मैंने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी की जॉब की ऑफर कर रखी है। तुम क्यों कबूल नहीं कर रही इस जॉब को? बाहर बसों और रक्षों के धक्के खाना मंजूर है तुम्हें, मगर मेरे पास जॉब करना नहीं, वो खासा जुज़्बुस होकर बोला था। वसीम के धोखे के बाद वो बेचारी मजबूरन अपनी बहन की ससुराल में रह रही थी, जिसके सबब वो बहुत अनकंफर्टेबल और शर्मिंदा सी रहती। वो जल्द से जल्द अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी। इसके लिए इसने जॉब तलाश करना शुरू की, मगर अब्दुर्रहमान इसे कहीं जॉब नहीं मिलने दे रहा था। वो चाहता था कि वो लड़की इसके पास सेक्रेटरी की जॉब करे, जिसके लिए वो हरगिज तैयार न थी। मुझे नहीं करनी आपकी सेक्रेटरी की जॉब, पीछा क्यों नहीं छोड़ देते आप मेरा? वो खासा चिढ़ते हुए बोली। इसका लहजा अब्दुर्रहमान के सीने में आग लगा गया था। पहले तुम अमीर बाप की बेटी थी, अरबों और करोड़ों की जायदाद की मालकन, तब तुम मुझे ये नखरे दिखाती तो समझ में आता, मगर अब जब तुम हमारे ही टुकड़ों पर पल रही हो, हमारा दिया खाती, पहनती और पीती हो, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसके बदले हमें खुश रखने की कोशिशें करनी चाहिए? इसने एक ही झटके से इसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में लेकर इसको अपनी जानिब खींचा। वो बेजान गुड़िया की मानिंद इसके सीने से आ लगी थी, खुद को संभाल कर दूर हटती। इससे कबल ही अब्दुर्रहमान ने इसकी ठोड़ी को मजबूती से पकड़कर ऊंचा कर इसके चेहरे पर हकारत बड़ी नजरें डालते हुए कहा,
वो लड़की वाकिफ थी इसे खुश करने का मतलब क्या है। इस जालिम शख्स के जुमले सुनते ही इसका पूरा वजूद खौफ से लर्ज उठा था। मैं अपनी बहन के घर में रहती हूँ। वो अभी अपने वजूद में हिम्मत जमा कर जवाब दे ही रही थी कि अब्दुर्रहमान बात काटते हुए बड़ी तेजी से बोला, तुम्हारी बहन बाहर कमाने जाती है क्या? वो तो खुद अपनी जायदाद अपने भाई के नाम करके पछता रही है। अब जलाल भाई को बहुत हल्के में ले लिया तुम्हारी बहन ने। वैसे तुम लोगों ने हमें बेवकूफ समझ रखा था क्या? आखिरी सवाल इसने इस्तहज़ाया अंदाज में पूछा। आप भी और मेरे साथ वाकई धोखा हुआ है। हमने खुद से नहीं की वसीम भाई के नाम जायदाद। वो तेजी से अपनी सफाई पेश करने लगी थी। वाकई वो आंखें टमटमाते हुए मज़ाह का खेज अंदाज में पूछने लगा, मुझे आपको सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं। महक को अपनी गिरफ्त से आजाद करने पर वो तैयार न था। छोड़िए मुझे। वो अपनी ठोड़ी से इसका हाथ चटकते हुए बड़े गुस्से से बोली, ये यहाँ क्या हो रहा है? अचानक से पीछे से आती रौबदार जनाना आवाज ने अब्दुर्रहमान को मजबूर किया महक को अपनी गिरफ्त से आजाद करने पर। अम्मी, वो मेरा दिल चाह रहा था महक के हाथ की चाय पीने का, तो यही बोलने के लिए आया था कि मेरे लिए भी एक कप चाय बना दे। रुकैया बेगम और इनका हाथ थामे खड़ा मुखीब इसे ही सवालिया नजरों से घूर रहा था, जिस पर वो बहाना बनाकर महक से थोड़ा दूर हट के खड़ा होते हुए बोला। मुहीब बगौर देख रहा था अपनी खाला के लरसते वजूद और कपकपाते होंठों को। वो नन्हा सा लड़का समझ गया था कि इसकी खाला को ये शख्स फिर तंग कर रहा है। अगर चाय पीनी थी तो तुम किसी मुलाजमा से भी तो कह सकते थे, खुद किचन में क्यों चले आए? रुकैया बेगम ने तफ्शीशी अफसरान की तरह एक आईब्रो उचकाकर अपनी शार्प निगाहें अपने बेटे के वजूद पर टिकाए इस्तफसार किया। वो मुझे कोई मुलाजम नजर नहीं आया, इसने तेजी से कहा। अच्छा महक, मेरे लिए चाय बनाकर कमरे में ले आना। वो महक को जिज करने वाले अंदाज में कहकर वहां से लंबे लंबे कदम बढ़ता बाहर चला गया। वो कहाँ जानता था कि अपनी इन्हीं जलील हरकतों की वजह से वो मुहीब के दिल में आहिस्ता आहिस्ता अपना मकाम खो रहा है। अन्नी, आप मत जाना। उनके कमरे में वो तेजी से अपनी खाला का हाथ पकड़कर बोला, नहीं बेटा, जाने दो, बाद में भी तो इसे ही लेकर जाना है। रुकैया बेगम मसरत बड़े लहजे में बोलकर इसकी जानिब आई। वो खुश थी ये देख के कि अब्दुर्रहमान महक में इंटरेस्ट ले रहा है। बहुत जल्द रोज की ड्यूटी होगी तुम्हारी, मुझे और मेरे बेटे को चाय बनाकर नाश्ते में पिलाने की। वो नहायत खुश मजाज लहजे में कहकर इसकी पेशानी चूमने लगी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने महक के लरसते वजूद को नहीं देखा था, बस वो नजरअंदाज कर गई थी। इन्हें लगा वो शर्मो लिहाज के सबब अब्दुर्रहमान की नजदीकी और शरारतों से डरती हैं। मुहीब यही तो देख रहा था कि कोई इसे अब्दुर्रहमान से बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था, बल्कि उल्टा इसके सामने थाली में सजाकर पेश करने पर सब तुल गए थे। रुकैया बेगम की बातें महक के दिल को तसल्ली नहीं देती थी, क्योंकि इसे अब्दुर्रहमान की नजरों में अपने लिए कोई इज्जत नजर नहीं आती थी। वो देख सकती थी कि वो शख्स सिर्फ हवस का पुजारी बने उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। अन्नी, आप डरो मत, मैं आपके साथ चलूंगा चाचा जान के कमरे में। वो मुस्कुरा कर इसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगा, जिस पर वो इस बात में सर खिलाकर अपनी आंखों से बेबसी के सबब बहने वाले आंसू पूछते हुए वापस चाय बनाने लगी। कमरे में भी नहीं है तो फिर कहाँ है ये लड़की? इतनी देर से नजर क्यों नहीं आ रही? रुकैया बेगम ने मौका पाते ही अब्दुर्रहमान से महक के मुत्तल्लिक बात की, और जैसा इन्हें उम्मीद थी अब्दुर्रहमान फौरन ही रजामंद हो गया था। दोनों की मंगनी नहायत ही धूमधाम से मलक मैंशन की गार्डन में हुई। मेहमानों के जाने के बाद मुबशरा बेगम महक के कमरे में आई, तोहफे लेकर जो रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब देकर गए थे। इनके पीछे पीछे
मुहीब भी कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में महक को न पाकर वो परेशान होकर बोली, तुमने महक को देखा है? मुबशरा बेगम ने कमरे के पास खड़ी मुलाजमा से पूछा। नहीं तो मैडम जी, मुलाजमा के बुखलाकर जवाब देती ही मुबशरा बेगम का दिमाग खचका। इतना डर क्यों रही हो? वो तेजी से रोबदार अंदाज में इस्तफसार करने लगी। नहीं तो मैडम, मैं कहाँ? वो डरते डरते बोल ही रही थी कि मुबशरा बेगम ने इसके बाजू को मजबूती से झंझोड़ते हुए पूछा। मैडम, मैंने इन्हें स्टोर रूम की जानिब जाते हुए देखा था, तो इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? मुबशरा बेगम समझ ना सकी। वो मुलाजमा इतना डर क्यों रही है ये बताने में। मैं जाऊं? वो तेजी से जाने की इजाजत तलब करने लगी। हाँ जाओ, वो लापरवाही से कहकर मुहीब का हाथ पकड़े स्टोर रूम की जानिब बढ़ी। ये दरवाजा तो अंदर से बंद है। वो स्टोर रूम का दरवाजा बंद पाकर लोग पकड़कर खोलने लगी, मगर दरवाजा ना खुला। महक, तुम अंदर हो क्या? महक, दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? अंदर से जवाब न मिलने पर वो अब परेशान होकर जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी। तुम, क्या चल रहा है? दरवाजा खुला तो सामने अब्दुर्रहमान खड़ा अपनी शर्ट के बटन लगाता नजर आया। मुबशरा बेगम के अल्फाज तो मुंह में ही फंस कर रह गए थे। अपनी बहन को फर्श पर बेजान हालत में लेटा देख महक के कपड़े फटे हुए नजर आए, जो इस पर गुजरी क़यामत को चीख चीख कर बयान कर रहे थे। पूरे स्टोर का सामान बिखरा पड़ा था। इसका बाल पिनों से सेट दुपट्टा दूर फर्श पर गिरी हुई कुर्सी पर पड़ा हुआ था। कमरे की बिखरी हुई हालत गवाह थी कि इस लड़की ने पुरजोर एहतजाज किया था। मुबशरा बेगम तेजी से इसे सहारा देकर उठाने लगी। महक ने उठते ही अपनी बहन के सीने से लगकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। वो लड़की अपने पूरे वजूद को समेटकर मुबशरा बेगम में छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसके हाथ, पांव और गर्दन पर लाल निशानात थे, जो ये बताने के लिए काफी थे कि अब्दुर्रहमान ने इसके साथ जबरदस्ती की है। मुबशरा बेगम ने तेजी से अपना दुपट्टा उतार कर इसके पूरे वजूद को कवर किया था। घटिया इंसान, क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ? वो बिफर कर सुर्ख आंखों के साथ अपने सामने खड़े लड़की पर दाढ़ी। भाभी, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं आप? एक तो पहले ही आपकी बहन ने मेरा मूड ऑफ कर दिया है। मुबशरा बेगम बेयकीनी से इस लड़की को देखने लगी, जिसकी आंखों में इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद भी जरा बराबर शर्म ना थी। वो नहायत झुंझलाते हुए कहकर जाने लगा, और हाँ, समझा लीजिए इसे, अब मंगेतर है मेरी, मुझे खुश रखेगी तभी ये मंगनी चलेगी, वरना तोड़ दूंगा। दरवाजे पर पहुंचकर वो अचानक रुका, फिर मुड़कर मुबशरा बेगम को देख धमकी अमेज लहजे में वार्निंग देते हुए बोला, चलो छोटे गार्ड, मैं तुम्हें केक खिलाता हूँ अपनी मंगनी की खुशी में। मुहीब दरवाजे पर ही खड़ा अपनी खाला को रोते हुए और अपने चाचा नमा फरऔन को बेबसी की हदूद को बेहिसी की हदूद को छूते देख रहा था। मुहीब अक्सर महक के साथ रहा करता था, इसलिए अब्दुर्रहमान इसे गार्ड कहकर मुखातिब करने लगा था। वो अभी भी इस नन्हे लड़के के रेशमी बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से बोला, जबकि मुहीब को नफरत सी हो रही थी इससे। माना वो नन्हा लड़का नहीं समझ पाया था मामले की नजाकत को, वहां चलने वाले नाजुक हालात को, मगर इतना जरूर वो जानता था कि इसकी खाला को गलत तरीके से फिर छुआ है। इस सामने खड़े शख्स ने दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत वो अब्दुर्रहमान से ही करने लगा था। मैंने कहा था ना आपी आपसे, ये घटिया इंसान है। देखिए ना आपी, इसने मुझे गंदा कर दिया। देखिए, मुझे तबाह बर्बाद कर दिया इसने। मैं अपने अल्लाह पाक को अब क्या मुंह दिखाऊंगी? वो बिलक बिलक कर बस रोई चली जा रही थी। अपनी छोटी बहन को यूं तड़पता और बिलकता देख मुबशरा बेगम खुद खून के आंसू रो रही थी। सब ठीक हो जाएगा, मैं अम्मी से बात करती हूँ, वो सिर्फ इसे दिलासा ही तो दे सकती थी, जबकि वो जानती थी जब तक अब्दुर्रहमान राजी ना हुआ कोई इसकी महक से शादी नहीं करवा सकता। अपनी बहन की इज्जत की खातिर इन्हें खामोशी इख्तियार करने के अलावा
कोई रास्ता नजर न आया। इसके बाद तो जैसे महक जिंदा और मुर्दा एक ही थी। जरा सी आहट पर भी डर जाती, सहम जाती। कभी घंटों लेटी रहती तो कभी घंटों नहाते रहती। अपने वालिद के इंतकाल के बाद जैसे इसने दुनिया का एक अलग ही रूप देखा था, जो नहायत ही भयानक था, दर्दनाक था, खौफनाक था। मुबशरा बेगम अब जितना मुमकिन होता अब्दुर्रहमान की नजरों से इसे दूर ही रखती। वो लड़की इतनी अजियत में थी कि इसके कमरे से चीखने और रोने की आवाजें आती। इसकी चीखें मुहीब के कानों में गूंजती। सब जानते बूझते खामोश तमाशाई बने हुए थे। मुबशरा बेगम ने रुकैया बेगम से इनकी जल्द अज जल्द शादी करवाने की इल्तिजा की और वो बेबस बहन कर भी क्या सकती थी। 1 साल तक रुकैया बेगम अब्दुर्रहमान पर दबाव डालती रही महक से शादी के लिए, मगर वो शख्स कानों में गुमाता रहा। महक बिल्कुल एक मुरझाए फूल की मानिद नजर आती। अब्दुर्रहमान के राजी न होने पर मुबशरा बेगम और अजलाल मलक के दरमियान भी लड़ाइयां बढ़ती जा रही थी। इनके कमरे से हर वक्त लड़ने की आवाजें आती रहती, जिसके सबब मुहीब ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो रहा था। जाजा 5 साल का था। जब मुबशरा बेगम और जलाल मलक की लड़ाई होती तो वो डर के मारे जोर जोर से रोने लगता। तब मुहीब ही इसे गोद में लेकर चुप करवाता और इसे अपने कमरे में ले जाकर बहलाने और खेल कूद में लगाने की कोशिश करता। ऐसे ही आज इतना जिम्मेदार नहीं था वो। बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ अपने नाजुक कंधों पर डाला था इसने। इन लड़ाइयों के पेश नजर रुकैया बेगम आखिरी बार अब्दुर्रहमान से बात करने खुद इसके कमरे में गई थी। अम्मी, मैंने कहा ना, मुझे अभी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो झुंझलाते हुए बोलकर आईने के सामने खड़ा होकर अपना अक्स संवारने लगा था। अब्दुर्रहमान, तुम्हें शादी करनी है भी या नहीं? वो 2 टोक अंदाज में बोली थी। उफ, कितनी बार कहा है करनी है भाई, मगर अभी नहीं करनी। वो बालों का बुरश संगार दान पर रखते हुए अपनी वालदा की जानिब मुड़कर बड़ी लापरवाही से गोया हुआ। 1 साल से तुम यही कहकर टाल रहे हो मुझे। तुम्हें पता है ना, अजलाल मलक और मुबशरा बेगम की लड़ाइयां तुम्हारी वजह से रोज ब रोज बढ़ती जा रही हैं। वो खसत जताते हुए इसे बताने लगी थी। बाबी को तो छोड़ो ही, इन्हें तो बस मौका चाहिए होता है बाई से लड़ने का। बाबी की तो आप बात ही ना कीजिए। वो पागल नहीं है जो अपना घर खराब करेगी। तुमने जो महक के साथ किया है, ये मत समझो कि मैं इसे अनजान हूँ। वो इसे देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया है इसके साथ। ख्वां मुखवा के ड्रामे कर रही है दोनों बहनें, ताकि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं महक से। मगर सच कहूं, अब मुझे वो बहुत चालबाज लगने लगी हैं। मैं तो इसे बोली बाली प्यारी सी लड़की समझकर अट्रैक्ट हुआ था, मगर वो भी भाभी जैसी निकली। सो मैं सोच रहा हूं कि अभी वो बोल ही रहा था कि रुकैया बेगम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और वो बीच में बात काटते हुए बोली, खुदा का खौफ करो अब्दुर्रहमान, इस यतीम लड़की पर इतना जुल्म न डालो कि कल को तुम्हारी भी औलाद होनी है। हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। हमें नजर आता है कि किस तरह इस खुशबूदार चहकती और महकती लड़की को रौंद कर फेंका है तुमने। तुम क्या समझते हो हम बेवकूफ हैं? नहीं अब्दुर्रहमान, हम बेवकूफ नहीं हैं।